11 सितंबर सन 2001 ये वो तारीख है जिसके बारे में कहा जाता है कि न्यूयॉर्क में ट्विन टावर्स पर होने वाले हमलों ने पूरी दुनिया को तब्दील करके रख दिया था। दहशतगर्दी के खिलाफ एक आलमी जंग शुरू हो गई और पाकिस्तान के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस जंग में अमेरिका का इत्तेहादी बनने का फैसला किया। लेकिन इस जंग के आगाज से आज 10 साल बाद भी पाकिस्तान में यही सवाल उठाया जा रहा है कि आया ये पाकिस्तान की जंग थी भी या नहीं। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ अपने 9 साल इक़्तिदार में मुतअद्दिद तनाज़ात का शिकार रहे। उनके मुखालिफिन उन पर नवाज शरीफ की मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खात्मे, अफगानिस्तान और कश्मीर पॉलिसी पर यू टर्न लेने, लाल मस्जिद ऑपरेशन, अदलिया की बरतरफी, चीफ जस्टिस की अहले खाना समेत नजरबंदी, बलोच रहनुमा नवाब अकबर बुख्ती के कत्ल, बलोचिस्तान में फौजी ऑपरेशन और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के भी इल्ज़ाम लगा चुके हैं। मगर उनके हामी भी हैं और उनका कहना यह है कि उनके दौरे हुकूमत में मीडिया को मिलने वाली आज़ादी, टेलीकॉम सेक्टर में बेइंतहा तरक्की, भारत के साथ ताल्लुकात में बेहतरी और पाकिस्तान में होने वाली मुआशी खुशहाली का जिक्र करना भी ज़रूरी है। मगर तज्ज़ियाकार ये भी कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में उनकी शिरकत के फैसले ने पूरे मुल्क को दहशतगर्दी की आग में धकेल दिया। आज 9/11 के 10 साल बाद जब हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ी जाने वाली इस जंग का जायजा लेते हैं तो ये तल्ख हकीकत हमारे सामने आती है कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी में कमी होने के बजाय इजाफा हो गया। पाकिस्तान आज ज़्यादा गैर महफूज है। पाकिस्तानी अपने आप को ज़्यादा मुंतशिर और इंतहाई संगीन मुआशी बहरान का शिकार पाते हैं। तो फिर क्या साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का 9/11 के बाद दहशतगर्दी की जंग में इत्तेहादी बनने का फैसला गलत था या दुरुस्त? इसमें हम बात करेंगे और जवाब कोई हमें बेहतर नहीं दे सकता मां सवाए फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ से, जो कि आज एक्सक्लूसिवली मेरे गेस्ट हैं, हमें लंदन से ज्वाइन करें। आई एम वेरी वार्म वेलकम टू यू जनरल साहब। परवेज मुशर्रफ साहब, मैं आपसे पहला सवाल ये है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ते हुए आपका कहना यह था कि पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए फैसला किया गया है, पाकिस्तान को तबाही से बचाने के लिए फैसला किया गया है। एक डेकेड होने को आया है, पाकिस्तानी हुकूमत कहती है 70 अरब रुपए का नुकसान हमें इस जंग में हो चुका है। एक अंदाजे के मुताबिक 35,000 शहरी हमारी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। 5,000 पाकिस्तानी फौज के लोग इसमें शहीद हो चुके हैं। कौन सी तबाही से बचे हैं हम इस जंग की वजह से? पहली चीज़ तो ये है, बिल्कुल ये बातें सही है। 10 साल बाद हम बात कर रहे हैं। हमें एक तो पहले देखना चाहिए, 2001 पे जाना चाहिए और उस वक्त देखना चाहिए कि फ़ैसला सही था या गलत था। ये 10 साल बाद हम ये नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये फ़ैसला कि जंग सही थी या नहीं थी, इस पे नहीं होना चाहिए मुनसर कि जी अभी सूरत हाल बेहतर है या ख़राब है। सूरत हाल ख़राब क्यों है, मैं तो ये सवाल पूछूंगा, क्यों नहीं बेहतर है? तो सवाल ये नहीं है, ये हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं। इसका फ़ैसला सही और गलत के मुनसर होना चाहिए। 2001 पे अगर वापस जाएं तो आप देखेंगे कि पूरी दुनिया इसके ख़िलाफ़ थी, टेरर के। रूस भी, चीन भी, वेस्ट तो था ही, यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स, इस्लामिक ममलिकत भी, सब ने इसको कंडेम किया था और इसके ख़िलाफ़ थे और इसके एक्शन के फेवर में थे सब। तो लिहाजा ये हमारा फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। इसमें एक और अहम सवाल ये होता है कि जब आप जैसे सीनियर लीडर्स जिनके साथ पूरी कौम का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ होता है, जब इस लेवल पर आके कोई फैसला लिया जाता है तो वो सिर्फ उस साल के लिए लिया जाता है या ये भी देखा जाता है कि आइंदा आने वाली नस्लों के ऊपर ये फैसला किस तरीके से असरअंदाज होगा? नहीं, जाहिर है आइंदा वाली नस्लों के लिए हमेशा हर चीज़ देखी जाती है, हर लिहाज से देखा जाता है। ये जो लोग अभी अगर सूरत हाल ख़राब है, ये नहीं देख रहे हैं कि उस वक्त अगर हम इसके फेवर में नहीं होते तो उस वक्त पाकिस्तान के साथ क्या होना था, ये आपको पता है क्या? हिंदुस्तान यूनाइटेड स्टेट्स के साथ शामिल होना चाह रहा था, तो लिहाजा वो जाहिर है अफ़गानिस्तान को अगर हिंदुस्तान के साथ मारना है उन्होंने तो वो तो पाकिस्तान की टेरिटोरियल सॉवरेंटी के ख़िलाफ़ होता है। हमारे थ्रू ही जाना था, हमारी एयर स्पेस वायलेट होती, हमारी लैंड वायलेट होती, हमारे नेशनल इंटरेस्ट थे, हमारे स्ट्रेटिजिक एसेट्स वो ख़तरे में होते हैं, हमारा कश्मीर कॉज ख़तरे में पड़ जाता। दूसरा हमारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, हमारी तमाम ट्रेड जो है वो वेस्ट के साथ होती है। हमारी ये जो टेक्सटाइल है, जो 60% हमारी एक्सपोर्ट है, वो ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप जाती है। अगर उस पर सैंक्शंस लग जाएं तो हमारी सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और सारे लोग बाहर सड़कों पे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं और सारे मुस्लिम ममालिक भी इनके ख़िलाफ़ थे। तो हम कहाँ अकेले तन्हा
तालिबान के साथ होते, और क्या हम तालिबानाइजेशन पाकिस्तान में चाहते हैं क्या? तो इसलिए फैसला बिल्कुल 100% दुरुस्त था। मुशर्रफ साहब, आपने कहा कि आगे बहस बढ़ाते हैं और मैं चाहूंगी भी, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी, आपने एयर स्पेस वायलेशन का हो सकती थी पाकिस्तान की, खुद 2 मई के वाकये को आप कह चुके हैं कि एक्ट ऑफ वॉर है पाकिस्तान के ऊपर, एयर स्पेस वायलेशन वहां पर भी हुई। आपने कहा कि कश्मीर के कॉज को नुकसान पहुंचना था। कश्मीर का कॉज इस वक्त कहाँ खड़ा है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। इकोनॉमिक इंटरेस्ट की आपने बात की, तो इकोनॉमिकली पाकिस्तान इस वक्त किसी भी तरीके से एक अच्छी जगह पर नहीं खड़ा हुआ। लेकिन फिर बहस को आगे बढ़ाते हैं, क्यों ऐसा हुआ? आपने कहा उससे बात करते हैं, वहीं करते हैं। मुझे ये बताइए, आपने बार बार ये बात कही कि जो फैसला किया गया था वो मुशावरत से किया गया था, आपने किस किस से मुशावरत की थी? पहली चीज़ फरिया, मैं दोबारा कहूँगा, ये एक बहुत बड़ी गलती होती है जब इंसान एक टाइम पे 2011 में बात कर रहा हो कि 2005 की, 2001 की, ये बिल्कुल गलत होता है। उस वक्त की बात करें। आप कह रहे हैं कश्मीर कॉज कहाँ खड़ा हुआ है? कश्मीर कॉज तो सॉल्व होने के जा रहा था 2006 और 7 में। तो ये इशू नहीं है। ये इशू ये है कि जो इस वक्त खराबियाँ हैं वो क्यों खराबियाँ हैं, मैं तो इसी को कहूँगा कि उसको सही होना चाहिए और सही करें उसे। तो कश्मीर कॉज बिल्कुल सॉल्व हो सकता था, अब नहीं अगर है तो वो इसकी गलती नहीं है, वो हमारी अपनी गलती है, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की के साथ मिलकर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम तो सॉल्व कर रहे थे इसे। दूसरा, अब आपने जो सवाल किया है कि सबको ऑन बोर्ड लिया था, सब जितने भी रेलेवेंट लोग हैं उनको ऑन बोर्ड लिया गया था, ये मैंने किताब में भी लिखा है और हर जगह मैंने बोला भी है। बॉस्टन यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर में चंद रोज कबल ये बात कही कि 9/11 के बाद अमेरिका के साथ देने का फैसला आपका जाती फैसला था। पता नहीं ये कौन, किसने कहा आपने कि मैंने ये कहा मेरी जाती फैसला? जाती लीडरशिप पे बक स्टॉप्स एट द लीडर, ठीक है ना। अल्टीमेट फैसला तो लीडर ही लेना होता है और किसी का नहीं होता है। दूसरे लोग राय देते हैं, उनकी ओपिनियंस ली जाती हैं, कंसिडर होता है, कैबिनेट से, मिलिट्री वालों से, सबसे इंटेलेक्चुअल से बातचीत होती है, फाइनल फैसला लीडर का होता है। इस लिहाज से मैंने शायद कहा होगा और ये आपको भी पता होना चाहिए। तो अब फिर आते हैं, इस तरह मुशावरत में कौन कौन शामिल था परवेज मुशर्रफ साहब? बहुत लोगों से ये कई दिन चलता रहा इसकी। ये बहुत लोग कहते हैं कि जी मैंने एक टेलीफोन आया, मैं उसी वक्त मैं मान गया। टेलीफोन पे तो कॉलिन पाल से मेरी बात हुई थी, उन्होंने वेदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस कहा था और मैंने स्ट्रेट वे एक जेनेरिक आंसर दिया कि हाँ वी आर अगेंस्ट टेररिज्म, वी आर विद यू टू फाइट टेररिज्म। इसका कुछ भी मतलब नहीं था। बाद में वो तो मैं तो ये कराची में मैंने कहा था, उसके बाद मैं पिंडी आया हूँ, मैं पिंडी और इस्लामाबाद आया हूँ। उधर जब मैं आया हूँ तो ये एम्बेसडर उनकी आई हैं और मुझे उन्होंने डिमांड्स दिए हैं। और ये आप न्यूज़ अखबार पढ़ लें, उधर मैंने बताया है, मैंने लिखा है आर्टिकल, अभी आज ही मेरे ख्याल कल के न्यूज़ में छपा है, जहाँ उनकी 7 डिमांड्स हैं, जिसमें वो एयर स्पेस भी हमारी मांग रहे हैं, हमारी तमाम पोर्ट्स मांग रहे हैं जो हमने बिल्कुल नहीं दिए। तो ये सारी कंसिडर होकर कोई इस डिस्कशन ही में कोई 6-7 दिन लगे मेरे ख्याल में, और उस डिस्कशन की हमने और उसके बाद फैसला किया। तो आप इस बात को डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि कॉलिन पावल साहब ने खुद अपनी किताब में भी ये बात लिखी है कि आपने एक कॉल पर इस बात को तस्लीम कर लिया, और हमें उम्मीद थी, ये कॉलिन पावल साहब की किताब यकीनन आपने पढ़ी होगी, कि हमसे शायद ज़्यादा निगोशिएट किया जाएगा। हमने प्लान बी, प्लान सी भी बना के रखा गया था, मगर मुशर्रफ साहब तो पहले प्लान के ऊपर ही तैयार थे। या कोई प्लान बी और प्लान सी जो कुछ पे था मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनका जो भी प्लान हमें दिया गया था, इशू ये है कि वो टेररिज्म के हम साथ हैं, उनके साथ हैं या नहीं है। ये एक जेनरिक आंसर मैंने दिया है कि टेररिज्म में हम आपके साथ हैं। मैंने उसी वक्त ये कहा था बिल्कुल कि हम टेररिज्म के लड़ने में के हवाले से हम अमेरिका के साथ हैं और दुनिया के साथ हैं, सिर्फ अमेरिका के नहीं, पूरी दुनिया। जैसे मैंने बताया, चाइना, मुस्लिम ममालिक, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, सब इसके ख़िलाफ़ थे और हम भी इसके ख़िलाफ़ थे। तो इसमें मैंने कोई अजूबा नहीं कहा, ये दुनिया इसके ख़िलाफ़ थी। लेकिन जहाँ तक कि उनकी डिमांड्स का ताल्लुक़ है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 7 डिमांड्स उन्होंने दी, जो मैंने कल अखबार में भी लिखी हैं, 7 की 7 डिमांड। उनको हमने कोई 5-6 दिन लगे कंसिडरेशन में, उसके बाद हमने वो उनमें कबूल भी मैंने नहीं किए, वो तो मैंने बिल्कुल रिजेक्ट किए। 2 मेन डिमांड जो उसमें हैं, अगर आप पढ़ लें, उसमें एयर स्पेस पूरी यूटिलाइजेशन और एयरफील्ड्स और हमारे पोर्ट्स हमने बिल्कुल नहीं अलाउ किया। हमने कहा एयर स्पेस बिल्कुल आप यूटिलाइज नहीं करेंगे। 2 एयरफील्ड हमने दिए, शमसी और जैकबाबाद, और उसमें एक नैरो कॉरिडोर दिया जिसके ऊपर आप जा सकते हैं। पोर्ट्स कोई पोर्ट नहीं दिया हमने, ग्वादर भी नहीं, जो बिल्कुल उस वक्त तो थी भी नहीं कोई ख़ास,
लेकिन कराची बिल्कुल नहीं। तो ये हमने बिल्कुल उनकी बातें नहीं मानी। तो गवादर और कराची उनकी डिमांड थी। सारे पोर्ट्स, सारे एयरपोर्ट्स, ऑल एयरफील्ड्स, ऑल पोर्ट्स एंड एयर स्पेस कंप्लीट, ये डिमांड थी। मैं आपको एक और हवाला देती हूँ, ये है क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिलीज बाय द नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव ऑफ द जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी। इनके मुताबिक भी ये लिखा हुआ है कि परवेज मुशर्रफ एक्सेप्टेड 7 US demands in 24 hours after 9/11 terror attacks. दिस इज नॉनसेंस, एब्सोल्यूट हम्बग, एब्सोल्युटली मिसलीडिंग। मैंने वो 7 डिमांड लिख दिए हैं, नाउ चेक अप विद देम। अगर आप रिसर्च करना चाहती हैं, तो आप हम इनको नहीं समझना deny चाहिए क्योंकि वो कैटेगोरिकली, क्योंकि इसमें और भी Obvious- काफी डिटेल में बातें लिखी हुई हैं, मगर आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ये पूरे अमेरिका के अखबार में छपे हैं वैसे 17 सितंबर को। क्या लिखा हुआ, और क्या लिखा हुआ? उसमें और बातें लिखी हुई हैं। इन 90 मिनट मीटिंग, यानी 90 मिनट की मीटिंग में जो कि 14 सितंबर को हुई, मुशर्रफ साहब ने कहा कि he had studied the points, नुक्तों को पढ़ लिया है, and discussed them in an all-day meeting with his corps commanders and other ranking military officers. He said he accepted the points without conditions, and this is military leadership. And this is what his military leadership also concurred, यानी बगैर किसी कंडीशन के आपने उन तमाम पॉइंट्स को कबूल कर लिया, तस्लीम कर लिया। ये इन आर्काइव्स के मुताबिक है, लीक्ड आर्काइव्स के मुताबिक। 7 पॉइंट जो हैं वो लिखे हुए हैं, और उनमें आप खुद ही देख लें कौन से पॉइंट्स मैंने एक्सेप्ट किए हैं, वो खुद देख लें आप। मगर आपने अपना कोई पॉइंट नहीं दिया कि हमें कर्जे माफ कर दें या पाकिस्तान को ये चीज नहीं, वो चाहिए। नहीं दिया था। नो, अपना कोई पॉइंट देना चाहिए था। देखिए, मैं कोई ये हमें हमेशा यही होती है कि बार्गेनिंग एक चीज़ चल रही है, वो अटैक करने वाले हैं, हिंदुस्तान के साथ मिलने वाले हैं, फास्ट डिसीजन चाहिए। अब आप सौदेबाजी शुरू कर दें, बाद में हमें काफ़ी कुछ मिला भी है। तो परवेज साहब, आप कहीं डर तो नहीं गए थे? डरता मैं नहीं हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, अल्लाह ताला से डरता हूँ। देखें, डरता वो है जिसने खतरे ना मोले हों, खतरों का सामना ना किया हो। मैंने बहुत खतरों का सामना किया, मैंने जंगें लड़ा हूँ। मैं अवॉर्डी हूँ गैलेंट्री अवार्ड का, ठीक है। मैं सितारा जुर्रत के लिए रिकमेंड हुआ था, मुझे इम्तियाज़ी सनद विच इज़ अ गैलेंट्री अवार्ड वो मिला। तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं डरता नहीं। ये धमकी दी गई कि अगर पाकिस्तान इत्तेहादी अफवाज का साथ ना दिया तो उसे बमबारी करके पत्थर के दौर में पहुंचा दिया जाएगा। ये मुझे DGISI जनरल महमूद ने यूनाइटेड स्टेट से टेलीफोन करके कहा कि उनको ये बात आर्मिटेज साहब ने कही, जो बड़ी सीरियस थी। ये तो दिस इज़ अ डायरेक्ट सीरियस थ्रेट। लेकिन बाद में आर्मिटेज साहब कहते हैं मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा था। अब वो आर्मिटेज साहब को मैं जानता हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से। अब ओवर दीज ईयर्स वो बहुत ऑनरेबल, बहुत स्ट्रेट टॉकर किस्म के इंसान हैं। तो अब मुझे नहीं मालूम कौन सी बात सही है या कौन सी गलत है। मिजाज साहब को आप बड़ा गयूर और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान समझते हैं, आप जनरल महमूद को ऐसा नहीं समझते? गयूर तो मैंने नहीं कहा, नहीं। आई थिंक ही इज़ अ वेरी ऑनरेबल, मैंने कहा ऑनरेबल और स्ट्रेट टॉकिंग आदमी है। किसको मैं ऐसे नहीं समझते? एज अपोज आप किसकी बात कर रहे हैं? जनरल महमूद की बात कर रही हूं परवेज साहब। महमूद कहा मैंने, जनरल महमूद ने कहा जी। उन्होंने आपको कहा ना कि ये धमकी दी गई थी। यस। तो उनके मुकाबले में आप समझते हैं कि जो दूसरी पार्टी है वो ज्यादा उनकी बात में वजन है? मैं कहना नहीं चाहूँगा, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ इसे। अब क्या डिस्कशन करना है? एक बात कर रहा है, दूसरा बात कह रहा है, दूसरी बात कह रहा है। दोनों में से एक गलत है, दोनों अच्छे इंसान थे।